जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश के अंदर पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जैसा कि अपने को पता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर है, या अपन और कह सकते हैं कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। और अपन कहे कि अरावली पर्वतमाला जो है उसके उत्तर और पश्चिम के अंदर राजस्थान का मरुस्थल है, राजस्थान का रेगिस्तान है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सिर्फ नाम ही एक तरह से है? नहीं, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बहुत सारी अनगिनत चीजें ऐसी जो अपने को जाननी जरूरी है, जो सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि किस तरह अपन ने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। अलग अलग तरह का ये मरुस्थल है, विविधताओं से भरा हुआ मरुस्थल है। तो वो अपने को जानना है और उसमें से जो बेसिक बेसिक फैक्ट्स अपने पास, जो भौगोलिक नाम अपने को मिलते हैं, वो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और वो अपन याद करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोजाना इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स मिलते हैं जिसमें करंट और कंप्यूटर से जुड़े हुए एमसीक्यूज होते हैं। फिर उसके अलावा मैं इस चैनल पर राजस्थान भूगोल, कंप्यूटर, रीजनिंग से संबंधित वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं रोजाना राजस्थान करंट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एमसीक्यू को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको रोजाना वो प्रश्न देखेंगे और आपको वो प्रश्न थोड़े थोड़े ही सही पर याद जरूर होंगे। आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये एक तरह से राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। ये एक तरह से राजस्थान का नक्शा है और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को एक तरह से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, यहां से ये अरावली जाती है, यहां से ये अरावली है और अरावली के उत्तर पश्चिम के अंदर पूरा क्या एक तरह से मरुस्थल है। और अपन ने इसका क्षेत्रफल देखा था, कितना क्षेत्रफल है? 61.11% क्षेत्रफल। राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करते हैं, ये भी अपने को याद में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 2/3 भाग पर, 2/3 भाग पर अपना वर्चस्व रखता है, या कह सकते हैं भाग पर फैला हुआ है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग या कैसे उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर अवस्थित है। तो आप कह सकते हैं इनकी स्थिति क्या है? उत्तर प्लस पश्चिमी भाग, उत्तर प्लस पश्चिमी भाग। फिर अपन के ये जो रेखा कौन सी है? ये राजस्थान की एक रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा राजस्थान और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा एक तरह से रेड क्लिफ रेखा। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें? पहला तो प्रश्न बनता है अपने पास कि रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो प्रदेश आता है वो क्या है अपने पास? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा के पूर्व के अंदर, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, या कह सकते हो उत्तर पश्चिम के अंदर, कोई भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक था अपने पास, ये ध्यान रखना कि इसके पूर्व में और अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम के अंदर एक तरह से अपन कहे तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है। मरुस्थल ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थल। और मरुस्थल होता क्या है? तो मरुस्थल में कुछ कुछ विशेषता होती है जो अपने को ध्यान में रखनी है, जिसमें पहली विशेषता कहूं कि जल का अभाव होता है, पेड़ पौधों का अभाव होता है, यानी कह सकते हैं कि हरियाली नहीं होती, या उसके अलावा अपन कहीं जीव जंतु कम होते हैं, मनुष्य कम रहते हैं, यहाँ पर विकास ज्यादा होता नहीं। और ये बहुत सारी चीजें होती है ऐसी जो एक मरुस्थल को डिफाइन करती है, एक मरुस्थल को परिभाषित करती है। भूमि जो होती है वो अनउपजाऊ होती है, यानी कह सकते हैं कि वहां पे फसल का अभाव होता है, पानी की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, वर्षा बहुत कम होती है इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। और कहते हैं कि तापमान होता है वो अविषम होता है ना, क्योंकि पूरे दिन के अंदर तो तापमान गर्म रहेगा और रात होते ही तापमान ठंडा हो जाएगा, यानी कहते हैं कि दैनिक तापांतर वहां पर विषमता पाई जाती है, उसको अपन मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मरुस्थल के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पर होती है। अब अपन ने कहा है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं अपन, जो राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, और इसकी विशेषता क्या है, या कह सकते हैं कि इसको तैतीस सागर का अवशेष क्यों मानते हैं, तो कुछ प्रमाण मिले यहाँ पर, वो याद रखने अपने को है ना। तो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर
कि 33 सागर का अवशेष मानते हैं इसको। किसको मानते हैं? इस मरुस्थलीय भाग को 33 सागर का अवशेष। अब 33 सागर का अवशेष कुछ कुछ कारणों से मानते हैं, वो कारण अपने को पता होना चाहिए, परीक्षा के अंदर वो कारण पूछ जाते हैं, है ना। तो पहला कारण है कि यहाँ पर खारे पानी की अधिकता है ना, या कह सकते हैं खारे पानी के झील की अधिकता है ना। झील पाई जाती है, खारे पानी की झीलें है। खारे पानी की झील या खारे पानी की अधिकता, खारे पानी यहाँ पर पाया जाता है। फिर अपन कहे कि अवसादी चट्टानों की अधिकता, अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टाने क्या है? कहते हैं कि अवसादी चट्टानों के अंदर कोयला निकलता है, अवसादी चट्टानों के अंदर खनिज तेल निकलता है, तो वो भी अपने पास यहाँ पर मिलता है, खनिज तेल और कोयला, ये भी अपने यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर अपन कहते हैं कि एक गांव है इस जैसलमेर के पास में, कुलधरा गांव, क्या नाम है याद रखना, कुलधरा गांव। और यहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष मिले हुए, जुरासिक काल यानी जब डायनासोर थे उस समय के अवशेष मिले, और उस समय की मछली का एक तरह से कंकाल मिला यहाँ पर, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं? जुरासिक काल के अवशेष, जुरासिक काल के अवशेष मिले यहाँ पर, जुरासिक काल के अवशेष मिले, ये भी ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं कि यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अधिकता है, जिसमें पवन ऊर्जा हो गया, ताप विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा संयंत्र हो गए, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। या कह सकते हैं कि यहाँ से, इस मरुस्थल प्रदेश से यह बिजली उत्पादन में काम में आता है, यह ऊर्जा उत्पादन के अंदर काम में आता है। तो चौथा पॉइंट अपने पास हो गया, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की प्रधानता है यहाँ पर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की प्रधानता। ऊर्जा स्रोत, इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोगैस ऊर्जा, ये जो चीजें है ये गैर परंपरागत माती, कहते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, इसको बनाने के लिए अपने को उनके संयंत्र लगाने पड़ते हैं। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं इन दिनों से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है। तो ये कुछ क्या थे? ये 3-4 पॉइंट ऐसे थे जो 33 सागर का अवशेष होने का प्रमाण देते अपने को कि हाँ भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश प्राचीन काल में 33 सागर का अवशेष है। ठीक है, खारे पानी की झीलें बहुत सारी यहाँ पर, अवसादी चट्टाने की अधिकता है, खनिज तेल व कोयला निकलता है, कुलधरा गांव है जैसलमेर के अंदर, जिसमें जुरासिक काल के अवशेष मिले, और याद भी रखना मछली का कंकाल भी मिला एक तरह से, है ना, यानी कह सकते हैं मछली का अवशेष मिला। ये पॉइंट्स क्या है अपने, ये पॉइंट्स पश्चिमी मरुस्थलीय को 33 सागर का अवशेष होने का प्रमाण दिलाते। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन इसमें क्या देखेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कोई अकेला मरुस्थलीय प्रदेश नहीं है, यह भी दो अलग अलग भागों के अंदर इसको बांटा गया है। कह सकते हैं कि एक तो है पूरा का पूरा सूखा मरुस्थल, और एक है आधा सूखा मरुस्थल, जिसमें कुछ जगह पर पानी है, कुछ जगह पर नमी है, जहां पर कुछ खेती होती है, जहां पर नदियां होती है, जहां पर बारिश का पानी गिरता है, वो उसको बोलते हैं आधा सूखा, यानी कहते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। और जो मरुस्थल जो पूरा का पूरा सूखा है एकदम से, उसको बोलते हैं अपन शुष्क मरुस्थल। तो दो मरुस्थल इसमें अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन कहते हैं कि एक है शुष्क मरुस्थल, एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना, मस्त। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल अपने को पढ़ने। आज मैं कोशिश करूंगा शुष्क मरुस्थल पूरा करवाने की, उसके बाद में दूसरा अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल क्या होता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होता है, ये थोड़ा और मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए यह एक पूरा मरुस्थल है, और इसको दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे अपन, तो ध्यान रखना जैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको बांटा गया है, और वो कैसा बांटा गया है कि यहां से एक तरह से इसको डिफाइन किया इन्होंने और ऐसे कर दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, इसको शुष्क प्रदेश बोल दिया, इसको शुष्क प्रदेश, इसको बोल दिया है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब ये क्या सिस्टम है भाई ना, कैसे कर दिया, तो ध्यान रखना ये जो एक रेखा है, यह एक 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर की
समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्या होती है ये? इन्होंने एक डिफाइन किया है कि मरुस्थल के अंदर अरावली पर्वतमाला से उत्तर उत्तर में या पश्चिम पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। उसी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक है 25 सेंटीमीटर, बाकी है 25 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल है जो रेड क्लिफ रेखा व 25 सेंटीमीटर रेखा के मध्य में स्थित है। शुष्क मरुस्थल रेड क्लिफ रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में स्थित है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह शुष्क मरुस्थल जो सबसे पश्चिम में, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो अपन कहे कि अरावली व 25 सेंटीमीटर के मध्य में है ना, ये क्या है 25 प्लस अरावली ना, ये क्या है रेड क्लिफ और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को दो याद रखने हैं। शुष्क मरुस्थल रेड क्लिफ और 25 सेंटीमीटर के मध्य में, अर्ध शुष्क मरुस्थल अरावली व 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य में स्थित है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, और मैं आपको बताना चाहूंगा शुष्क मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा है रेगिस्तान के अंदर। और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने के पीछे कारण यह था कि कुछ कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो इसको दो भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दोनों ही याद रखना है, मुक्त और युक्त प्रदेश। तो मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश में है क्या सिस्टम? शुष्क प्रदेश को दो भागों में, शुष्क प्रदेश को दो भागों में, जिसमें अपन कहे बालू का स्तूप मुक्त मुक्त प्रदेश, और यह है युक्त प्रदेश, मतलब इसमें बालू का स्तूप पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत है ये ध्यान रखना, 41.50% पर ये क्या है, एक तरह से अपन कहे तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है शुष्क के अंदर। और बाकी कितना है ये 58.50%। ठीक है, ये दोनों याद रखने अपने को कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना 41.50% है, युक्त प्रदेश कितना 58.50% है। अब ध्यान रखना कि बालू का स्तूप क्या होते हैं, बालू का स्तूप क्या होते हैं। स्तूप का मतलब तो अपने को पता है क्या, एक टीला का टीला है ना। बालू का मतलब क्या, रेत, बालू का स्तूप रेत का टीला है ना। और इस चित्र के अंदर हवा की दिशा के साथ, क्या कह सकते हैं, हवा होती है, पवनों के साथ में सभी रेत एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और वहां पर बहुत बड़ा एक रेत का टीला बना देती है, जिसको किस नाम से जानते हैं, बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा मैंने आपको, रेत का टीला, बालू का स्तूप क्या, एक तरह से रेत का टीला। कैसे होता, बनता है हवा के कारण बनता है, ये हवा की दिशा के साथ बनता है। हवा की दिशा जहां पर होगी वो अपने साथ में रेत को लेके जाती है और कुछ जगह पर वहां पर अपने रेत को जमा कर देती है, जिससे बालू का स्तूप बनते। ठीक है, तो ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने 58.50, और मुक्त प्रदेश जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाया जाता वो कितना 41.50%। ये शुष्क प्रदेश के अंदर आता है, इसलिए अपने को याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और मुक्त प्रदेश होता क्या है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% पर है क्या, है ना। जब इसमें बालू का स्तूप नहीं है तो क्या है, तो इसमें चट्टानी या पथरीली मिट्टी होगी, या उसकी जमीन होगी, फिर अपन कह सकते हैं रेतीली जमीन होगी, और क्या हो सकती है, इन दोनों का मिश्रण होगा। तो तीन भागों के अंदर इसको अपन ने बांटा है, चट्टानी या पथरीली, रेतीली, और इन दोनों का मिश्रण या मिश्रित, है ना। किसको बांटा अपन ने, मुक्त प्रदेश को तीन भागों के अंदर अपन ने बांटा है, जो अपने आसानी रहेगी पढ़ने के लिए। क्या है यहाँ पर, चट्टानी या पथरीली, रेतीली, और इन दोनों का मिश्रण, क्या कह सकते हैं, मिश्रित। क्या बोलते हैं अपन इसको, मिश्रित बोलते हैं। तो तीन तरीके की बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, चट्टानी, पथरीली, रेतीली और मिश्रित। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे चट्टानी या जो पथरीली जमीन है, जो मरुस्थल के अंदर चट्टानी या पथरीली जमीन है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हम्मादा। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन, हम्मादा। ये नाम याद रखना है अपने को, हम्मादा बोलते हैं। हम्मादा होता क्या है सर्वाधिक, हम्मादा सर्वाधिक का फलोदी के अंदर है। कहां पर है, फलोदी के अंदर, यानी कि एकदम इस तरफ फलोदी के अंदर जो क्षेत्र है उसमें हम्मादा पाया जाता है। सर्वाधिक चट्टानी या पथरीली जमीन कहां पर है, इस शुष्क प्रदेश के अंदर, यहां से शुरू होता है बाड़मेर तक, इसके अंदर कहां पर है, फलोदी के अंदर।
रेतीली मिट्टी है ना। और रेतीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेतीली मिट्टी को बोलते हैं ईर्ग। क्या बोलते हैं? ईर्ग। और ईर्ग सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और मिश्रित को क्या बोलते हैं? मिश्रित को बोलते हैं रेग। रेग जमीन बोलते हैं इसको। और रेग भी कहां पर है? फलोदी के अंदर है सर्वाधिक। रेग भी कहां पर है? फलोदी में सर्वाधिक है। तो अपन ने तीन चीजें पढ़ी, वापस बताता हूँ। चट्टानी या पथरीली मादा जो फलोदी में, रेतीली को ईर्क बोलते हैं जो जैसलमेर के अंदर है, और मिश्रित को क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं जो कहां पर है? फलोदी के अंदर है। अब अपन पढ़ते हैं जैसे रेतीली मिट्टी है, और कहता है कि एक जमीन होती है और रेतीली मिट्टी के खिसकने के बाद में एक पथरीली जमीन बचती है ना। और उस पथरीली जमीन को अपन बोलते हैं इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि रेत खिसकने के बाद, एक मैं लिख लेता हूं यहीं पर, इंसेलबर्ग। रेत के खिसकने के बाद नीचे बची हुई कठोर या पथरीली जमीन को अपन बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो आप कह सकते हो कि पथरीली जमीन को बोलते हैं, पथरीली जमीन को कहते हैं इंसेलबर्ग। वापस बोलता हूं, रेतीली जमीन जहां से रेत खिसकने के बाद नीचे जो कठोर जमीन मिलती है, जो पथरीली जमीन मिलती है, उसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इंसेलबर्ग क्या है, तो एक रेत खिसकने के बाद में नीचे बची हुई कठोर या पथरीली जमीन को इंसेलबर्ग कहते हैं। क्या है? शुष्क प्रदेश, बालुका स्तूप, मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप प्रदेश, युक्त प्रदेश और मुक्त दोनों याद रखना। 41.50% पर बालुका स्तूप नहीं है, 58.50% पर बालुका स्तूप है। ये अपने को ध्यान में रखना। शुष्क प्रदेश का भाग है जिसमें तीन भागों के अंदर इसको बांटा, चट्टानी या पथरीली, रेतीली और मिश्रित। चट्टानी या पथरीली को क्या बोला? मादा। मादा कहां पर? फलोदी के अंदर ज्यादा है। ईर्क है, रेतीली मिट्टी को बोलते हैं जैसलमेर के अंदर। और मिश्रित है जिसको रेग बोलते हैं, वो भी कहा है? फलोदी के अंदर। यदि रेतीली मिट्टी हट जाती है और नीचे कठोर जमीन मिलती है, पथरीली जमीन मिलती है, उसको अपन इंसेलबर्ग का नाम से जानते हैं, इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। अब अपन पढ़ेंगे युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश यानी सीधी सी बात है कि यहाँ पर अपने को क्या पढ़ना है? बालुका स्तूप पढ़ने हैं। बालुका स्तूप पढ़ने। ये भी तीन तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं अलग अलग। कहते हैं कि कुछ बालुका स्तूप क्या होते हैं? समकोण दिशा में होते हैं। कुछ बालुका स्तूप हवा की दिशा के समानांतर होते हैं। और कुछ होते हैं जो अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। तो इसको भी अपन तीन भागों के अंदर बांट लेते हैं। एक होते हैं समकोण, एक होता है हवा की दिशा के समानांतर, देखो ये समानांतर चलता है, जैसे ये हवा की दिशा के ऐसे समानांतर। ये समकोण है, मतलब हवा की दिशा ऐसा है तो ऐसा बनेगा। ये एक तरह से समकोण के रूप में क्या? हवा की दिशा के समानांतर हो गया, ये समकोण में हो गया। और एक होता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार एक तरह से अपन कहे तो ऐसा, ऐसा अर्धचंद्राकार हो गया। ठीक है। और ये अर्धचंद्राकार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इसको क्या नाम देते हैं अपन? इसको बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिसमें एक समकोण है, हवा की दिशा के समानांतर है, और अर्धचंद्राकार है। समकोण को अपन लंबवत भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लंबवत भी कह सकते हैं, लंबवत भी कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इसको अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, अनुप्रस्थ। इसको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बोलते हैं, इसको अनुदैर्य बालुका स्तूप बोलते हैं। अनुदैर्य बालुका स्तूप और ये अर्धचंद्राकार, जिसको बरखान अपने को कहते, स्टार, जिसे बरखान कहते। ठीक है। तो अपने को याद रखना है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50 सेंटी स्टार, 58.50%। और उसमें तीन अलग अलग बालुका स्तूप पड़ते हैं, समकोण, हवा की दिशा के समानांतर और अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। अभी जो हवा अनुप्रस्थ है, ये भी अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो अपने को मेन इनके जगह के नाम याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं कि समकोण बालुका स्तूप कहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहां पर पाए जाते हैं, अनुदैर्य कहां पर पाए जाते हैं, हवा की दिशा के समानांतर कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है। और बरखान कहां पर पाए जाते हैं? बरखान अपन अलग से पढ़ेंगे, जिसमें बरखान की जो स्थान है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत उनके बारे में पूछा जाता है। इसके उदाहरण
रावत सर, लूणकरण सर, पुंगल, ये कहां पर है सब? बीकानेर के अंदर, ठीक है। और इसके साथ में एक जगह और है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर में, ठीक है। यहां पर रावतसर, लूणकरण, पुगल और सूरतगढ़, यहाँ पर समकोण बालुका स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। रावतसर, लूणकरण, पुगल बीकानेर के अंदर है, सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अनुदैर्य। अनुदैर्य कहां पर है? तो अनुदैर्य को अपने को ध्यान में रखना है, ये बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक है, बाड़मेर जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं हवा की दिशा के समानांतर। अनुदैर्य कहते हैं कि एक ही दिशा के अंदर, है ना। जैसे ये हवा की दिशा है और ये क्या है? एक तरह से बालुका स्तूप की दिशा है, बालुका स्तूप की दिशा, यानी कह सकते हैं एक ही दिशा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जो बालुका स्तूप होते हैं उसको अनुदैर्य, अनुदैर्य, अनुदैर्य या हवा की दिशा के समानांतर बालुका स्तूप कहते हैं, ठीक है। ये अपने को अनुप्रस्थ हो गया और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अनुदैर्य हो गया। अब अपने को पढ़ना अर्धचंद्राकार, और अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप उनको बोलते हैं बरखा, है ना। कहा जाता है कि सर्वाधिक खतरनाक बालुका स्तूप कौन से? वो कौन से है? बरखान बालुका स्तूप। यह हवा की दिशा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। कहते हैं कि एक बार हवा उत्तर की ओर चलेगी तो उत्तर की ओर उसने अपना मुख मोड़ लिया, एक बार कहे कि पश्चिम की ओर तो पश्चिम की ओर मुख मोड़ लिया। ऐसे करते करते उसका आकार चेंज होता रहता है, बार बार वो अर्धचंद्राकार रूप में आगे से घूमती रहती है। जैसे मान लीजिए ये था ऐसा, अब हवा आ गई ऐसी, आगे हवा, तो ये घूमकर कैसे आ गया? ये ऐसे आगे, तो ये हवा ऐसे अपने साथ में लेके इसको अब ऐसा बना दिया, ऐसा। अब हवा ऐसे आगे तो इसको और कर दिया, ऐसा कर दिया। ऐसे करते करते ये आगे जाते रहते हैं, ये स्थानांतरित होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ऐसा कैसा? ये अपने साथ रेत को लेके जाते हैं। तो सबसे खतरनाक बालुका स्तूप बोलते हैं बरखान को, या अर्धचंद्राकार जो रूप होता है उसको। और कहते हैं कि रेगिस्तान को बढ़ाने में सर्वाधिक सहायता कौन करता है? तो ये बरखान करता है। सर्वाधिक सहायता कौन करता है? बरखान करता है। तो बरखान के बारे में अपन जाने तो क्या है? स्थानांतरित होते रहते हैं, सर्वाधिक खतरनाक, सर्वाधिक खतरनाक बालुका स्तूप एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। और इसके उदाहरण क्या क्या है? इसके कौन कौन सी जगह है जो उदाहरण के रूप में अपने को जानने हैं? जिसमें पहला अपने को याद रखना, भालेरी गांव है एक चूरू के अंदर। कहां पर है? भालेरी गांव चूरू, भालेरी गांव चूरू के अंदर है। फिर अपन याद रखते हैं पोखरण और मोहनगढ़ कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ये भी इस बरखान बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रदेश है पोखरण व मोहनगढ़। पोखरण मोहनगढ़ कहां पर है? जैसलमेर है। प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर अपन कहते हैं कि ओसिया के अंदर, जो जोधपुर के अंदर है, ओसिया, ओसिया के अंदर भी बालुका स्तूप है जो जोधपुर के अंदर है। और एक चौथा अपने को याद रखना सूरतगढ़, जो अपन पढ़े थे कि सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर के अंदर है। और ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ये सब क्या है? ये सब बरखान के उदाहरण है जिसमें ध्यान रखना ये भालेरी गांव और पोखरण मोहनगढ़ ये बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है। भालेरी गांव क्यों प्रसिद्ध है? तो बरखान स्तूप के कारण सर्वाधिक बरखान के बालुका स्तूप पाए जाते हैं भालेरी गांव चूरू के अंदर। बरखान एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ता रहता है। ध्यान देना एक शब्द है और जिसका नाम अपन कहते हैं कि रेगिस्तान मार्च। क्या बोलते हैं उसको? रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च का मतलब है कि ये मार्च कर रहा है ना। अपन कहते हैं कि मार्च करो, मार्च करना यानी कि आगे बढ़ना। रेगिस्तान एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं अपन रेगिस्तान मार्च। या कह सकते हैं कि अपने स्थान से और आगे की ओर बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान मार्च के लिए गांव प्रसिद्ध है जैसलमेर का, और वो बहुत फेमस गांव है, उसका नाम है नाचना गांव। नाचना गांव। कहते हैं कि रेगिस्तान का जो आगे बढ़ने का क्रम है वो यहां से शुरू होता है। नाचना गांव से रेगिस्तान मार्च के आगे बढ़ने का क्रम शुरू होता है। और ये नाचना गांव अपने को याद रखना रेगिस्तान मार्च के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है नाचना गांव, और नाचना गांव के अंदर ऊंट की नस्ल पाई जाती है, नाचना।
ऊंटों के लिए भी प्रसिद्ध है नाचना गांव। रेगिस्तान मार्च सर्वाधिक होता कब है ना? प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर रेगिस्तान सर्वाधिक किस कालक्रम के अंदर आगे बढ़ता है, या कह सकते हैं कि रेगिस्तान मार्च सर्वाधिक किस महीनों के अंदर होता है। तो महीने याद रखना अपने को, मार्च से जून तक, मार्च से जून तक यह सर्वाधिक होता है। कहते हैं कि जून में ज्यादा आंधी आती है, जून से जुलाई भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई के मिड के अंदर बारिश शुरू हो जाती है और वहां से वो नमी हो जाती है एक तरह से वातावरण में, और नमी होने के बाद में फिर वो धूल वहां से उड़ती नहीं है। तो अपन कह सकते हैं रेगिस्तान मार्च मार्च से जून तक या जुलाई तक सर्वाधिक आगे बढ़ता है, उसके बाद में थोड़ा कम बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पर सर्वाधिक आगे बढ़ने का काम कब होता है? मार्च से जून तक। ठीक है, यह तो आपने एक तरह से अपन कहे तो युक्त प्रदेश बालुका स्तूप युक्त, जिसमें वापस पड़े लंबवत या समकोण हवा की दिशा के समानांतर अर्धचंद्राकार, जिसको बरखान बोलते हैं। सर्वाधिक खतरनाक बालुका स्तूप क्या होते हैं? बरखान होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं, सर्वाधिक खतरनाक होते हैं। उदाहरण क्या है? भालेरी घाट चूरू के अंदर, पोखरण मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर दो जगह अपन कहे तो सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं बरखान वाले। फिर अपन क्या, ओसिया और सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, हवा की दिशा के समानांतर है बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, और अनुप्रस्थ जो है जो समकोण है रावतसर लूणकरणसर पोंगल, ये बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। यह था अपना बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके से बालुका स्तूप होते हैं, हवा की दिशा के साथ बदलते रहते हैं और एक विशेष आकृति लिए खड़े रहते हैं, एक विशेष आकृति लेते हैं, और उस आकृति को अपने को समझना है कि किस तरह की आकृति से कैसे बालुका स्तूप अपन कहते हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे? बालुका स्तूप के प्रकार। बालुका स्तूप के प्रकार कैसे कैसे बालुका स्तूप होते हैं, जिसमें अपन पहला पढ़े तो बहुत सारे होते हैं तारेनुमा। तारेनुमा बालुका स्तूप। अब तारेनुमा बालुका स्तूप क्या है भाई? तो तारेनुमा बालुका स्तूप होते हैं जिनका आकार तारेनुमा होता है, एक तरह से अपन कहे तो तारेनुमा जैसा भी आकार कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है तारेनुमा, तारेनुमा ऐसा भी हो सकता है। तारेनुमा बालुका स्तूप के अंदर सर्वाधिक खास बात क्या है कि बहुत सारे किनारे होते हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और वहां से अलग अलग किनारों से ये जुड़ा रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि तारेनुमा एक तरह से इसका आकार होता है। जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ पोखरण के मध्य, क्या कह सकते हैं, पोखरण मोहनगढ़ के आसपास ये ज्यादा पाए जाते हैं। स्टार्ट। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि कोने होते हैं अलग अलग, या कह सकते हैं तीन से ज्यादा कोने होते हैं ना, ऐसा भी कह सकते हैं, तीन से ज्यादा कोने। भुजाएं भी बोल सकते हैं अपन कि भुजाएं भी होती है, ये भी अपन कह सकते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पोखरण के अंदर, मोहनगढ़ के अंदर, यहाँ पर तारेनुमा ज्यादा पाए जाते हैं। मोहनगढ़, मोहनगढ़ के साथ सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है ना, सूरतगढ़, वहां पे अपन कहे तारेनुमा बालुका स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरा अपन कहे पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप है। और पैराबोलिक बालुका स्तूप का अर्थ क्या है? ध्यान रखना, महिलाओं की हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। महिलाओं की हेयर पिन के समान। हेयर पिन कैसी होती है महिलाओं की? ऐसी है ना, कैसी भी होती है? ऐसी ऐसी हेयर पिन होती है, और उस हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। परीक्षा में यही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा बालुका स्तूप है जिसकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है? बालों में पिन डाली जाती है ब्लैक कलर की अलग अलग, और उस कलर की ये इसकी आकृति होती है। ठीक है, फिर अपन देखें आगे स्क्रब कापिस। स्क्रब कापिस क्या है? स्क्रब कापिस बालुका स्तूप, देखो क्या होता है, मरुस्थल के अंदर छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, और जब रेत जाती है तो उन झाड़ियों से टकरा कर वही रुक जाती है, और उसी झाड़ी के ऊपर एक तरह से अपन कहे तो ये एक बालुका स्तूप का निर्माण करवाती है, और उसी को अपन बोलते हैं स्क्रब कापिस बालुका स्तूप, है ना। और स्क्रब कापिस कैसे होते हैं? अपन कहे तो ऐसे करके छोटे छोटे, ऐसे ऐसे, है ना, छोटे छोटे, एक तरह से क्या है ये स्क्रब कापिस है, एक तरह से झाड़ी है, और उस झाड़ी के ऊपर रेत जम रही है, उसको बोलते हैं स्क्रब कापिस बालुका स्तूप। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा सिप बालुका स्तूप। क्या है? सिप, सिप बालुका स्तूप। अब सिप क्या है?
सीप का अर्थ अपन कहे तो जीप, क्या होता है? जीप। कहते हैं कि कुछ बालू का स्तूप ऐसे होते हैं जिनकी आकृति जीप के समान होती है। जीप कैसी होती है? ऐसी। तो ये एक तरह से क्या है? स्क्रब, सॉरी, सीप बालू का स्तूप जीप की आकृति के समान, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जीप की आकृति के समान, जीव की आकृति के समान जो बालू का स्तूप है उनको बोलते हैं सीप बालू का स्तूप। आगे और चलते अपन लहरदार बालू का स्तूप। लहरदार, ध्यान रखना कि लहरदार के अंदर क्या होता है, ऐसे एक लहर होती है जो बालू का स्तूप ऊपर से नीचे अपने को लहर के अनुसार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपन लहरदार बालू का स्तूप, है ना। और ध्यान देना ये लहरदार बालू का स्तूप संपूर्ण रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है ना, संपूर्ण मरुस्थल के अंदर यह पाया जाता है। लहरदार बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। तो यह क्या है? यह सब एक बालू का स्तूप का प्रकार है कि एक तो बरखांदी हो गया, समकोण हो गए, अनुदैर्य हो गए, अनुप्रस्थ हो गए, जो भी। और उसके अलावा तारानुमा बालू का स्तूप तारों के अनुसार कोने होते हैं, 3 से ज्यादा कोने हो सकते हैं या भुजाएं होती है, उसको अपन तारानुमा बोलते हैं। पोखरण, मोहनगढ़, सूरतगढ़ पोखरण, मोहनगढ़ व सूरतगढ़ के अंदर है। फिर अपन के पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं की हेयर पिन के समान ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर अपन कहते हैं स्क्रब कापिस बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों के पास में, लिख सकते हैं अपन छोटी छोटी झाड़ियों के पास जो रेत जमा होती है, झाड़ियों के पास, छोटी छोटी झाड़ियों के पास, इसको बोलते हैं स्क्रब कापिस बालू का स्तूप। और सीप बालू का स्तूप जीप की आकृति के समान पाया जाता है। और लहरदार जो अलग अलग लहर के अनुसार संपूर्ण रेगिस्तान के अंदर यह पाया जाता है। इसके अलावा एक और होता है जो फ्लोदी के आसपास पाया जाता है, बाप बोल्डर क्ले। क्या नाम है? बाप बोल्डर क्ले। और बाप बोल्डर क्ले बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी एक तरह से बालू का स्तूप होते हैं, बाप बोल्डर क्ले। याद रखना, बाप बोल्डर क्ले, ठीक है, आधा का लिख देता अपन, बाप बोल्डर क्ले है। कहां पर पाया जाता है? ये फलोदी के अंदर, फलोदी के अंदर ये सर्वाधिक है। ये क्या है? कहते हैं कि हिमानी, हिमानी यानी बर्फ, है ना, और ग्लेशियर से मिलकर बना हुआ या ग्लेशियर के अवसाद से मिलकर बना हुआ। हिमानी या ग्लेशियर के अवसाद से मिलकर बनता है, के अवसाद, है ना। कहते हैं कि इन दोनों का जो जमा हुआ अवसाद होता है उससे मिलकर एक बाप बोल्डर क्ले बना हुआ है। और बाप बोल्डर क्ले कहां पर है? फ्लोदी के अंदर है। इसको किस काल का माना जाता है? तो कहते हैं 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना होता है। ये क्या होता है? करोड़ वर्ष पुराना, इतना पहले का है, या कह सकते हैं पुराना भी कह सकते हैं, या पहले कह सकते हैं 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना। और इस काल को किस नाम से जानते थे? तो कार्बोनिफेरस नाम का काल था ये, कार्बोनिफेरस नाम का ये काल था, कार्बोनिफेरस काल का ये एक तरह से कार्बोनिफेरस काल का है बाप बोल्डर क्ले। तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाप बोल्डर क्ले जो फ्लोदी के अंदर है, हिमानी या ग्लेशियर के अवसाद से मिलकर बना है, 25 से 28 करोड़ वर्ष पुराना है और कार्बोनिफेरस काल के माना जाता है, कार्बोनिफेरस काल का यह माना जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ कुछ जगह ऐसी भी होती है, ध्यान रखना, कुछ कुछ जगह ऐसी भी होती है जो रेगिस्तान के ऑपोजिट होती है। अब रेगिस्तान में क्या होता है? पानी नहीं होता, पेड़ पौधे नहीं होते, हरियाली नहीं होती, परंतु कुछ कुछ जगह ऐसी होती है रेगिस्तान के अंदर जहां पर बहुत सारी हरियाली पाई जाती है, और उसको अपन बोलते हैं नकलिस्तान। रेगिस्तान का उल्टा है नकली, यानी कहते हैं कि नकली स्थान है, रेगिस्तान नहीं है, इसको बोलते हैं नकलिस्तान, ठीक है। तो एक शब्द अपने को याद रखना है, नकलिस्तान, नकलिस्तान, नकली भी बोलते हैं, नकलिस्तान भी बोलते हैं, एक ही बात है। क्या होता है? यहाँ पर जो चीजें होती है वो रेगिस्तान के ऑपोजिट होती है ना, एक तरह से अपन यहाँ लिख सकते हैं रेगिस्तान के विरोध की, ये रेगिस्तान के विपरीत जो स्थिति है वो पाई जाती है यहाँ पर, जिसमें हरियाली होती है, जीव जंतु होते हैं ना, पानी होता है, नमी होती है, खेती भी हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन नकलिस्तान। रेगिस्तान के विपरीत हरियाली, जीव जंतु, पानी जहाँ पाया जाता है उसको अपन नकलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। आज इस क्लास के अंदर मैं यहाँ तक ही पढ़ा रहा हूँ, इसकी जस्ट दूसरी क्लास है जो नकलिस्तान से शुरू करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे लाटी सीरीज क्षेत्र, और लाटी सीरीज क्षेत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो अपन जानेंगे, ठीक है। यह था अपना आज पश्चिमी मरुस्थलीय का पहला भाग, पहला वीडियो। आशा करता हूँ यह बहुत आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम समय के अंदर
रेगिस्तान को समझाने की कोशिश की है। बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर आपके सामने इस टॉपिक को रखा है, और एक बार भी यदि आप इस टॉपिक को पूरा का पूरा देख रहे होंगे तो विश्वास के साथ कह सकता हूं वो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ते रहिए। जय हिंद।